तनोतु न सदाशिवम। बहुत लंबे काल से असुरवंशियों द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता रहा है कि भाई ब्राह्मणों ने देश को गुलाम कर दिया, ब्राह्मणों के कारण ही देश गुलाम हुआ। इस प्रोपेगेंडे की जो शुरुआत जिस भूमि से होती है, भारत का इतिहास साक्षी है कि भाई वो महाराष्ट्र ही एकमात्र वो राज्य है और उस महाराष्ट्र का ही एकमात्र वो राजघराना है जो ब्राह्मण राजघराना था, जो मुगलों के काल से लेकर अंग्रेज़ों के काल तक कभी गुलाम रहा ही नहीं। हाँ, अंतिम काल में पेशवा बाजीराव द्वितीय को एक कूटनीति के चलते बड़े तरीके से उनको बिठूर में निर्वासित कर दिया गया। फिर भी इतिहास ये स्वीकार करता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय गुलाम नहीं रहे। और फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है 1857 से। तो 10 मई 1857 को जो पहला व्यक्ति था भारतीय अस्मिता की, सम्मान की रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना से विद्रोह करने वाला, वो एक ब्राह्मण था, नाम था मंगल पांडे। उस चिनगारी ने जिन लोगों को प्रेरित करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया, आरंभ किया, वो थे तात्या टोपे, नाना साहब फडणवीस, ये सभी ब्राह्मण थे। और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, एक ब्राह्मणी वीरांगना। भारत के इतिहास में सबसे नज़दीक स्त्री शक्ति और स्त्री शक्ति का साहस, शौर्य और युद्ध कौशल अगर आपको कहीं देखना है तो आपको महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में बनी महिला सेना के रूप में देखने को मिलती है। तो जब ये कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में आज महिलाओं को सेना में नौकरी दी जा रही है और ये सिर्फ महिलाओं का मतलब मूल्यांकन हुआ है, उन्हें ज़रा रानी लक्ष्मीबाई की सेना के बारे में विचार कर लेना चाहिए। ये सभी ब्राह्मण थे। आप दूसरा एक तथ्य ध्यान देंगे कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध ब्राह्मणों ने लड़ाइयाँ लड़ी। ब्राह्मण समुदायों ने देश का ध्यान आकृष्ट किया, देश का जनमानस बनाया अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने दलित वर्ग को बहुत तरीके से अपनी ओर मोड़कर, चूँकि अंग्रेज़ तो बाहर से थे, वो अपने यहाँ से सैनिक तो ला नहीं सकते थे, तो यहाँ अपना शासन बनाए रखने के लिए उन्हें सैनिकों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने दलितों के बीच एक दुष्प्रचार फैला कर कि भाई ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने तुम्हारा बहुत शोषण किया है और इसलिए अगर तुम्हें मान सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान ठीक से चाहिए तो आप हमारी सेना में भर्ती हो जाओ। तो इस तरह अंग्रेज़ों ने एक छद्म नीति के सहारे हमारे देश के भोले भाले दलित समाज को गुमराह करके अपनी सेना बनाई। और इस तरह अंग्रेज़ों की सेना की ओर से लड़ने वाले 90% जो सैनिक होते थे वो सब दलित होते थे। तो दलितों को ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के विरोध में खड़ा करना ये काम अंग्रेज़ों का था। और कोई भी राजा, कोई भी शासक अपनी शासन सत्ता बनाए रखने के लिए सेना तो उसे चाहिए ही, ब्रिटेन से वो सेना ला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने वंचित अभावग्रस्त समाज को अपना निशाना बनाया। और भोला बाला सीधा सादा जो दलित समुदाय था वो बेचारा उसमें बह गया। तो इसके लिए दलित समाज को दोषी नहीं माना जा सकता। हाँ, दोषी किसे माना जाएगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जिन लोगों ने दलित समाज को अपनी व्यक्तिगत स्वार्थांधता के कारण यूज एंड थ्रो वाली कंडीशन में रखा, इन्हें जरूर दोषी कहा जाना चाहिए। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। उस पहली क्रांति से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 3 नाम मिलते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में। पहला तो गोखले साहब, दूसरा बाल गंगाधर। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय नेशनल कांग्रेस बनी। इसकी स्थापना करने में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिशा इडलची लाचा थे। एक अंग्रेज था, 2 पारसी थे। इसमें से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य समुदाय से नहीं था। इस कांग्रेस का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो था भारतीय समाज की
और अंग्रेजी हुकूमत के बीच एक दलाली की तरह काम करना कि भाई हम यहाँ की परेशानियाँ उनको बताएंगे, वो बीच में एक मार्ग निकलेगा। वो एक लॉलीपॉप टाइप का था कि भाई भारतीय समाज को ये लगे कि भाई जो कांग्रेस है वो आपके हितों में खड़ी है। लेकिन बेसिकली जो इसका उद्देश्य था, वो प्रारंभिक उद्देश्य सिर्फ भारतीय और ब्रिटिश शासन के बीच एक दलाली की तरह था, क्योंकि तब तक भारत में गहरा असंतोष फैल चुका था और इस असंतोष को फैलाने में जो एकमात्र श्रेय था वो ब्राह्मणों का था। चूँकि इस मंच ने देश में एक ये स्वरूप प्रस्तुत किया अपना कि भाई हम आपकी ओर से ब्रिटिश सरकार के को दबाव में लेंगे और ब्रिटिश सरकार से हम आपके लिए लड़ेंगे, तो ऐसा जो एक माहौल पैदा किया उन्होंने, तो इस मंच से कोई भला हो जाए देश का, इसके लिए गोखले जी इससे जुड़े। अब देखिए, गोखले जी चित्पावन ब्राह्मण थे, तो गोखले जी जुड़े, उच्च शिक्षित थे, वैज्ञानिक सोच वाले थे। इस मंच से गोखले जी ने देश को जगाने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि भाई ये मंच जो है दरअसल उस तरह नहीं है जिस तरह इसका निर्माण किया गया है और या फिर इसके बारे में जो प्रचार किया गया है। तो फिर 1905 में गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, भारतीय समाज के सेवक। और इस संस्था के अंतर्गत उन्होंने भारतीय नौजवानों में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार करना शुरू किया। तो जो ये कहा जाता है ना कि भारत में विज्ञानवाद के प्रणेता बाबा साहब अम्बेडकर, तो वस्तुतः सच्चाई ये है कि भारत में तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार का जो आरंभिक बिंदु है वो हैं गोखले जी। तो भारत में जो वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक चिंतन और तकनीकी चिंतन का जो प्रसार और प्रचार शुरू हुआ, उसके लिए गोखले जिम्मेदार थे, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं। सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी गोखले जी को अपना गुरु मानते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गोखले के साथी थे और उनके आग्रह पर वे भारतीय कांग्रेस से जुड़े थे। लेकिन चूंकि ये उच्च कोटि के विद्वान तो थे ही, साथ ही ये मानते थे कि भाई जो सीधा साधा तरीका है, बातचीत का तरीका है, उससे अंग्रेज भारत से जाने वाले नहीं हैं। और इसलिए इन्होंने देश में अपनी कलम के माध्यम से बहुत ही उत्तेजक लेखन किया और राष्ट्र प्रेम की उत्कृष्ट भावना लोगों में जगाने का काम किया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बार बार जेल में भेजा। तो ये जो देश में राष्ट्र प्रेम की एक ज्वाला सी भड़की, इसके लिए भी एक ब्राह्मण जिम्मेदार था, जिसने आजीवन बार बार जेल काटी, बार बार जेल काटी। कितनी पीड़ा उसने झेली होगी देश के लिए, ये बात सिर्फ कल्पना की जा सकती है। लेकिन असुरत्व से प्रेरित लोगों के दिमाग में ये बातें कैसे आएंगी। कुछ समय तक तो वो कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के प्रति उग्र तड़प होने के कारण उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अंततः कांग्रेस छोड़ दी। इतिहास ने उन्हें गर्मपंथी कांग्रेसी कहकर स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि भाई कांग्रेसियों को ये लगा कि अगर हम तिलक को छोड़ देते हैं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि भारत के आंदोलन में यदि एक ज्वाला सी पैदा की तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो एक ब्राह्मण ने देश का मानस तैयार किया अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में। भारत में स्वराज की प्रखर मांग करने वाला ये ब्राह्मण पहला क्रांतिवीर था, जिसने ब्राह्मण धर्म में निष्ठित रहकर देश को करोड़ों बलिदानी देकर भारतीय का ऋण चुकाया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह सिंहनाद करने वाला एक ब्राह्मण था। साथ देने आए बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और O.P. चिदम्बरम पिल्लई। इनमें से लाला लाजपत राय कायस्थ थे, शेष सारे ब्राह्मण थे। पूज्य तिलक जी ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कर भारत में स्वराज के लिए कानूनी समझ पैदा करने का एक बीड़ा उठाया और जन जन तक प्रत्येक व्यक्ति को कानूनों की समझ हो, अपना अधिकार मांगने के लिए वो एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लड़ें, ये प्रयास बाल गंगाधर तिलक ने किया। और इसलिए
भारत में संविधान होना चाहिए, भारत का अपना संविधान होना चाहिए, भारत का अपना कानून होना चाहिए, इस बात की सर्वप्रथम मांग का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। कोई स्वीकार करे ना करे, पर महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि भाई ये आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का जनक कहा है। और इसके बाद भी असुर समाज ये पूछता है कि ब्राह्मणों ने देश के लिए किया क्या। एक लंबी लड़ाई देश ने लड़ी, देश के हर व्यक्ति ने उस लड़ाई में अपना सर्वस्व झोंक दिया, लेकिन क्या बिना प्रेरणा के, क्या बिना नायकत्व के कोई युद्ध जीता जा सकता है? और इस प्रेरणा और नायकत्व का भार वहन हमेशा की तरह सदियों से जिस तरह ब्राह्मण करता आया, उसी तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी नायकत्व और प्रेरणा देने का काम ब्राह्मणों ने ही किया, किसी दलित ने नहीं। हाँ, दलितों ने साथ दिया, और आज अगर देश आज़ाद हुआ है तो इसके लिए दलितों का श्रम, पूरे देश का बलिदान उसमें शामिल है। किंतु जब कुछ मुट्ठी भर देश विखंडक लोग इस भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, इस भारत की समेकित व्यवस्था को तोड़ने का काम करने का प्रयास करते हैं, तो फिर ये कहना होता है कि देशवासियों, यदि ब्राह्मण छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? स्वतंत्र भारत की जो नींव बनी, एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र की परिभाषा कितनी है? विधान, ध्वज और उसका लोकगान। तो भारत का संविधान प्रारूप तैयार किया, वो थे BN राव, ब्राह्मण थे। भारत के संविधान का लेखन करने वाले श्री प्रेम नारायण रायजादा जी कायस्थ थे। संविधान की मूल प्रति को चित्रों से सजाने वाला कलाकार नंदलाल बोस ब्राह्मण थे। संविधान के एक एक पृष्ठ को खूबसूरती देने का काम जिसने किया, वो दीनानाथ भार्गव, इंदौर वाले ब्राह्मण थे। दीनानाथ भार्गव ने ही जो हमारा मूल राष्ट्रीय चिन्ह है 3 शेर, इसकी परिकल्पना और इसका अंकन दीनानाथ भार्गव ने ही किया। राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना और उसका निर्माण पिंगल वेंकैया ने किया, ये ब्राह्मण थे। राष्ट्रगान जनगण मन, इसका लेखन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, ब्राह्मण थे। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम जिसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ब्राह्मण थे। और उसके बाद भी पूछा जाता है कि ब्राह्मणों ने देश को दिया क्या? देश का और मतलब क्या होता है? संविधान बनाने वाला ब्राह्मण, ध्वज बनाने वाला ब्राह्मण, संविधान को सजाने का संवारने का काम करने वाला ब्राह्मण। अरे भाई, फिर देश में बचता क्या है? और अगर स्वतंत्र भारत के इतिहास से ब्राह्मणों को निकाल दिया जाए तो फिर भारत बचता कहाँ है? क्या ये बात भारत के एक एक व्यक्ति को समझ में आएगी? जो लोग ब्राह्मणों को अत्याचारी कहते हैं, जो लोग ब्राह्मणों को शोषक कहते हैं, जो लोग ब्राह्मणों को भारत का विनाशक कहते हैं, यदि ब्राह्मणों ने अपना अधिकार मांगा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री नहीं होते। पर ब्राह्मणों ने हमेशा त्याग किया। देश की पहली क्रांति से लेकर देश के अंतिम स्वरूप को सजाने, संवारने और निखारने का काम करने वाला ब्राह्मण समुदाय बिना कोई श्रेय लिए भारत के पटल से गुमनाम हो गया। और उसके बाद भी उस ब्राह्मण के वंशज तिलक, तराजू और तलवार के नारे पर तोले जा रहे हैं। क्या देश कभी ब्राह्मणों के इस त्याग, तपस्या और बलिदान को भुला सकेगा?
क्या कल्पना कर सकते हैं आप कि यदि इस देश में ब्राह्मणों की इतनी समृद्ध परंपरा न होती तो आज जो आप आज़ादी की सांस ले रहे हैं ये संभव थी। देश के प्रति किए गए त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए उन बलिदानी ब्राह्मणों को नमन करने का, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का साहस देश में है, क्योंकि देश के इतिहास ने इन ब्राह्मणों को भी परे ढकेल कर सिर्फ एक परिवार को ऊपर उठाया, जिनमें था गांधी परिवार या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज भारत में सिर्फ दो ही लोग दिखाई देते हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है कि इन लोगों को भुला दिया जाए या इन लोगों को गालियां दी जाएं, लेकिन क्या देश का आधुनिक स्वरूप बिना ब्राह्मण के संभव था? ये विमर्श आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। तनोतना सदाशिवम।